जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसी सभ्यता की खोज में निकलेंगे जिसने अपने समय में अद्वितीयता और समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने में सफलता प्राप्त की। हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इस सभ्यता की रहस्यमयी कहानी को सुनकर आपको यहां हैरत होगी कि कैसे एक स्थापित समाज ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण निगाहें और प्रभाव छोड़े। तो बैठिए, आपको ले जाते हैं सिंधु घाटी की यात्रा में, जहां हर कदम पर हो रही है एक नई रोमांचक और हिस्टोरिकल खोज। सन 1827 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्डर जेम्स लेडिस ने अपनी नौकरी छोड़कर भारत में यात्रा करते हैं और सन 1829 में इन्हें पंजाब के हिस्टोरिकल खंडहर मिलते हैं। इन्होंने इसके बारे में सारी जानकारी अपनी एक डायरी में नोट कर ली। इसके लगभग 100 सालों बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल को इन खंडहरों के बारे में पता चला। उसके बाद उन्होंने उस एरिया को सर्वे किया और पता चला कि काफी एरिया में फैली यह एक सभ्यता है। इसी समय सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने एक स्थल को खोज निकाला जहां कंकालों का एक ढेर मिला। इसी कारण इसका नाम मोहनजोदड़ो पड़ा, क्योंकि मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला ही होता है। इसी तरह कई स्थल खोजे गए, जैसे चन्हूदड़ो, कालीबंगन, रंगपुर, लोथल, बनमाली, राखीगढ़ी आदि। ये स्थल अधिकतर सिंधु नदी के किनारे थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल का सुतकागेंडोर तथा सबसे पूर्वी आलमगीरपुर तथा सबसे उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। वैसे मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती थी और सिंधु सभ्यता 2600 बीसी से 1700 बीसी तक मानी जाती थी। लेकिन सन 2016 में आईआईटी खड़गपुर और एएसआई की टीम ने स्टडी किया और पाया कि सिंधु सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। खनन से प्राप्त सामग्री जैसे खेती से संबंधित टूल्स व मनके से पता चला कि यह सभ्यता लगभग 7000 बीसी से 550 बीसी के बीच यह ज्यादा विकसित नहीं थी। इसीलिए इसे प्री हड़प्पन समय बुलाया जाता है। 2600 बीसी तक आते आते यह सभ्यता कंप्लीटली विकसित हो गई थी। उनकी जानकारी हमें उसमें प्राप्त चीजों से मिलती है। इसमें नगर नियोजन इतने व्यवस्थित ढंग से किए गए थे, वहां की नगर निर्माण योजना तथा साफ सफाई का प्रबंध हैरान करने लायक था। इनकी सड़कें व गलियां सीधी व एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मकान का गंदा जल निकालने के लिए प्रत्येक गली व सड़कों पर नालियां बनाई गई थीं। नालियां बड़े नालों से मिलकर शहर के बाहर गंदा जल निकाल दिया जाता था। नालियां ढकी हुई होती थीं। इतना व्यवस्थित ढंग से काम किया जा रहा था जैसे लगता कोई नगर पालिका निरंतर काम करती थी। इस समय उनके घर पक्के ईंटों के बने हुए होते थे, जिनका इस्तेमाल घर बनाने में करते थे। उन ईंटों का साइज समान होता था। सभी घर में एक टॉयलेट तथा एक कुआं होता था। रास्तों के किनारे पब्लिक कुएं होते थे जिससे सभी लोग पानी पीते थे। ये उनके शहर इतनी ज्यादा डेवलप होते थे, वर्तमान समय में शायद ऐसे शहर होंगे। इस सभ्यता की सबसे मिस्ट्रीज बात यह है कि इसमें भाषा लिखी तो गई लेकिन पढ़ी ना जा सकी। उत्खनन से प्राप्त आभूषण, मोहरों, बर्तनों तथा मुद्राओं पर लिखी भाषा भावचित्रात्मक थी, यानी यह लोग अपने अक्षरों के साथ चित्रों का भी प्रयोग करते थे। उनके हर चित्र के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता था। इंडस भाषा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हम लोग जैसे हिंदी ऑफ इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उनकी भाषा उल्टी थी। ये हमें कैसे पता चला? यदि आप इस स्टोन स्लैब पर देखेंगे तो लेफ्ट में जो अक्षर लिखे गए हैं वह थोड़ा ज्यादा नजदीक लिखे गए हैं। जैसे आप कभी कुछ लिखते हैं और लास्ट में जगह कम बचती है तो आप उसे ज्यादा क्लोज करके लिख देते हैं। यही चीज हमने इस भाषा में देखी। इससे हमें इसके बारे में पता चलता है। इसमें 400 से ज्यादा सेबिल्स पाए गए, इसीलिए यह भाषा पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए आज तक ये भाषा हम पढ़ ही नहीं सके। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था, जिसकी लंबाई 11.8 मीटर का, चौड़ाई 7 मी और गहराई 2.43 मीटर की थी। इसके समीप एक कुआं था, जिससे पता चलता है कि स्नानागार में ताजे पानी का प्रयोग किया जाता था।
इस सभ्यता से कई प्रकार के आभूषण जैसे मूल्यवान पत्थर, सोना, गोमेद, पन्ना, लाल मूंगा आदि तथा श्रृंगार से संबंधित चीजें जैसे श्रृंगारदान, लिपस्टिक, आईने, हाथी के दांत की कंघी आदि कई प्रकार की चीजें मिली है, जिससे पता चलता है कि उस समय की महिलाएं वर्तमान समय की महिलाओं से पीछे न थीं। सभ्यता में युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहां केवल शिकार तथा खेती संबंधित हथियार ही पाए गए हैं। यहां किसी विशेष धर्म या राजा के साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। इस सभ्यता के शहरों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक इमारत थोड़ी ऊंचाई पर बनाई गई है और एक नीचे बनाई गई है। इसमें अधिकतर लोग नीचे वाले में रहते थे। यह चारों तरफ दीवार से बंद थी ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके और बाढ़ का पानी भी शहर में प्रवेश न कर सके। और जो किला थोड़ा ऊपर बना हुआ होता था, यह अधिकतर उत्तर में स्थित रहता था और इसकी अपनी दीवारें होती थीं। इसमें शहर की इंपॉर्टेंट चीजें होती थीं, जैसे मार्केट, अन्नागार जहां भोजन को स्टोर किया जाता था, और यहां इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थीं। इस सभ्यता से पशुपति नामक देवता की मूर्ति मिली है, क्योंकि इस मूर्ति के चारों तरफ जानवर बैठे हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें पशुपतिनाथ कहा गया। और यहां नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है और कई महिलाओं की मूर्ति मिली, जिससे पता चलता है यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यह लोग मांस तथा अनार दोनों प्रकार की चीज खाते थे। अनाज में मुख्यतः यह लोग गेहूं तथा जौ का प्रयोग करते थे। ये लोग फलों का भी प्रयोग करते थे। फलों में नारियल, खजूर, नींबू तथा तरबूज का इस्तेमाल करते थे। ये लोग पशुपालन भी करते थे। इसमें बैल, भैंस, बकरी, गाय, सूअर, गधे, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों को पालते थे। लेकिन इस सभ्यता की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कर देने वाली बात यह है कि इतनी विकसित सभ्यता आखिर नष्ट कैसे हुई, यह डाउट आज तक बना हुआ है कि क्या कारण रहा होगा। इसमें बहुत से विद्वान अपने अपने मत देते हैं। जैसे कुछ का मानना है उस समय कोई महामारी फैल गई होगी जिससे पूरी तरह सभ्यता नष्ट हो गई, और यह एक कारण हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में कई महामारी आई जिसकी लपेट में कई शहर, कई गांव नष्ट हो जाते थे, तो यह कहना ज्यादा गलत नहीं होगा। तथा कुछ विद्वान मानते हैं कि किसी प्रकार का रेडिएशन फैल गया होगा जिससे यह लोग बच ना सके और नष्ट हो गए, क्योंकि इनके कंकालों में रेडिएशन के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन उस समय ऐसा क्या हुआ होगा जिससे रेडिएशन फैल गया होगा? उस समय तो परमाणु बम, क्या कोई और भी हथियार नहीं मिलते हैं। तो क्या कारण हो सकता है? यह मिस्ट्री आज तक बनी हुई है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि वहां काफी समय तक बारिश न होने के कारण नदियां सूख गई होगी और सूखा पड़ जाने के कारण लोग सिर्फ खेती पर निर्भर थे, जिससे वह लोग सरवाइव नहीं कर सके। यह भी एक ठोस कारण माना जा सकता है। लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि वहां बाढ़ का कारण रहा होगा, क्योंकि अचानक बाढ़ के आ जाने के कारण वहां के लोग बच ना पाए होंगे। यदि बाढ़ आई होती तो अधिकतर चीजें नष्ट हो गई होती, लेकिन वहां की काफी चीजें सही सलामत मिली हैं। तो यह भी कारण इतनी आसानी से नहीं माना जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा? सभ्यता के नष्ट होने का कारण कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।